हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है स्किल के नर्सिंग आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मिस्टर मिलाल आज फिर से आप सबके साथ जुड़ रहा हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है प्रेशर अल्सर। ये टॉपिक एग्जाम के अंदर हर बार कोई ना कोई नया नाम एक दो क्वेश्चन जरूर देता है, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रेशर अल्सर। क्या नाम है? प्रेशर अल्सर। तो अगर मैं इसके दूसरे नामों की बात करूं तो इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। तो वो नामों की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं बेड सोर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेड सोर। अगर उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो बोल सकते हैं हम डेक्यूबेटिक डेक्यूबेटिक अल्सर। क्या बोल सकते हैं? डेक्यूबेटिक अल्सर। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रेशर अल्सर होता क्या है, सिंपल वर्ड में अगर डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई बेड रिडन पेशेंट होता है, चाहे वो अनकॉन्शियस हो या फिर कोमा में हो या फिर आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, या ट्रॉमा का पेशेंट हो, जब भी वो लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन रहता है तो होता क्या है बेसिकली, कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन के अंदर रहने की वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, बोनी प्रोमिनेंट एरिया होते हैं, वहां पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लगता है। उस कांस्टेंट प्रेशर की वजह से क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे स्किन में प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से वहां ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और उस ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलर सेल और टिश्यू को नहीं मिल पाएगा, और वो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहां धीरे धीरे इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया की वजह से वहां सेल्स में नेक्रोसिस होने लग जाएगा, और उस नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, अल्सर होगा, वहां पे वुंड बन जाएगा धीरे धीरे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी ड्यू टू ड्यू टू रेगुलर या कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, रेगुलर प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात की कि जब कॉन्स्टेंटली भी एक प्रेशर बना रहता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उस ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्स में इस्कीमिया होगा, और वो इस्कीमिया क्या करवाएगा, बॉडी के अंदर नेक्रोसिस करवाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं कि इसकी सर ये बता दो कि कोज क्या हो सकता है। अगर मैं कोज की बात करूं तो जैसे हमने नाम से पता है, तो इसका मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर बना रहना सबसे बड़ा कोज होता है किसका, अल्सर का, वहां पे वुंड होने का। अगर इसके अलावा अगर मैं कोज की बात करूं तो वो होता है फ्रिक्शन, और उसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं तो वो होगा मॉइस्चर। अगर कांस्टेंट लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर बनी रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे स्किन है वो वीक होने लगेगी, और वीक होने की वजह से जल्दी से क्या होगा, स्किन की इंटीग्रिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। फ्रिक्शन की बात करूं तो जब अगर बेड के अंदर जो बेड शीट होती है अगर प्रॉपर हमने नहीं सेट की तो उसके अंदर क्या है, सलवटें आएंगी, और सलवटें आने से जब पेशेंट को हम मूव करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा ग्रुप है जो मोस्ट कॉमनली प्रोन होता है, तो जो थिन पर्सन होते हैं, थिन पर्सन थिन पर्सन आर मोर प्रोन टू डेवलप प्रेशर सोर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा क्यों होता है ऐसा? तो बेसिकली जो थिन पर्सन होते हैं उसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर फैट है वो बहुत कम होता है, फैट नहीं होता, जिसकी वजह से जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और उस प्रोमिनेंट होने की वजह से वहां पे कांस्टेंट प्रेशर जल्दी लगेगा, जिससे स्किन ब्रेकडाउन है वो इजीली और जल्दी होगा। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो हमने देख लिया कि कोज क्या होते हैं, डेफिनेशन देख ली। अब बात करते हैं कि बेड सोर की स्टेजेस क्या होती हैं। अगर मैं स्टेजेस पे आऊं तो स्टेजेस है वो 4 होती हैं। अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नॉन ब्लैंकेबल नॉन ब्लैंकेबल इरिदमा। नॉन ब्लैंकेबल इरिदमा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली इतना ही है कि स्किन है वो इंटेक्ट रहती है, वहां पे कोई इरिदमा नहीं होता, ना ही कोई डर्मिस या एपिडर्मिस है वो डैमेज होती है, ना ही कोई जो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है बेसिकली, स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, स्किन कलर चेंज। ठीक है।
रेडिश हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, पेन प्रेजेंट होगा, पेन होने लगेगा पेशेंट को। थर्ड अगर मैं बात करूं तो स्किन है वो इंटेक्ट रहेगी, अभी तक स्किन है वो इंटेक्ट है, स्किन की इंटीग्रिटी है वो ब्रेक डाउन नहीं हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ सिंपल सी दो ही चीज होती है, स्किन का कलर है वो चेंज होने लगता है, रेडिश होने लगता है, और अगर पेन की बात करूं तो पेन प्रेजेंट होगा और स्किन है वो अभी तक इंटेक्ट है। अब मैं स्टेज सेकंड की बात करूं, सेकंड स्टेज की बात करूं तो सेकंड स्टेज में बेसिकली क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज को तो बोलते हैं पार्शियल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, स्किन लॉस। इसका मतलब क्या है अभी पता चल जाएगा। इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस डैमेज एंड डर्मिस पार्शियल डैमेज। तो समझ में आया कि पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस क्यों बोला है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर क्या होगा, डर्मिस एपिडर्मिस है वही डैमेज होगी, अभी तक डर्मिस लेयर है वो पार्शियली डैमेज रहती है। दूसरी चीज, पेन है वो प्रेजेंट होगा, और पेन कैसा होगा, सीवियर होगा, सीवियर टाइप का पेन होगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं और क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, ब्लिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन है वो इंटेक्ट नहीं रहती, डैमेज हो जाती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, पेन सीवियर टाइप का होता है, और डर्मिस है वो पार्शियल डैमेज होती है। ये हमारी हो गई सेकंड स्टेज। आगे चले, अब मैं बात करूं अगर थर्ड स्टेज की बात करूं, थर्ड स्टेज, अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूं तो उसको बोलते हैं फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस स्किन लॉस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डर्मिस है वो कंप्लीट डैमेज होगी, डर्मिस कंप्लीट डैमेज हो जाएगी। उसके अलावा बात करें तो पेन होगा वो अब्सेंट हो जाएगा, पेन क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, फैट विजिबल होगी वुंड से, फैट विजिबल फ्रॉम वुंड। ठीक है, ये हमें स्टेज थर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। डर्मिस है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी, पेन है वो अब्सेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्सेसिव है टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, एक्सेसिव डर्मिस लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि जो पेन होता है, पेन सेंसेशन है वो हमारे स्किन के अंदर होते हैं, पेन रिलेटेड या फिर सेंसेशन रिलेटेड वो स्किन में होते हैं, और स्किन में हमारी दोनों लेयर है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से अब पेशेंट को पेन नहीं होगा और फैट विजिबल होने लग जाएगी। अब मैं फोर्थ स्टेज की बात करूं, फोर्थ स्टेज, अगर फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज को क्या बोलते हैं, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होंगे, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, फिर पेन अब्सेंट है, पेन होगा वो अब्सेंट होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं और क्या होगा, बोन, ये इंपॉर्टेंट है, बोन एंड मसल्स विजिबल फ्रॉम वुंड। ठीक है, फ्रॉम वुंड। उसके अलावा अगर बात करूं तो क्या होगा, फाउल स्मेल आएगी, कहां से, वुंड से फाउल स्मेल आएगी। तो ये हमारी 4 स्टेज होगी, हमने 1 बाय 1 करके बात की। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, नॉन ब्लिंकेबल इरिथमा, जिसके अंदर सिर्फ स्किन कलर चेंजेस होंगे और उसके अलावा पेन प्रेजेंट होगा, स्किन है वो इंटेक्ट रहेगी। फिर हमने बात की सेकंड स्टेज की, सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। उसके अंदर हमने बात की एपिडर्मिस है वो कंप्लीट डैमेज हो जाती है और डर्मिस है वो पार्शियली डैमेज होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेन है वो सीवियर टाइप का होता है। ये हमारी सेकंड स्टेज होगी। फिर हमने बात की थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर डर्मिस है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, वुंड से फैट विजिबल होती है, और इस स्टेज में आते आते पेन है वो अब्सेंट हो जाता है। फिर हमने लास्ट बात की स्टेज फोर्थ की। स्टेज फोर्थ में बेसिकली क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बोन है और मसल्स हैं वो विजिबल होने लग जाएंगी वुंड में, वो अफेक्ट हो जाएंगी और वुंड में से फाउल स्मेलिंग आने लग जाएगी। तो ये सब हमें किस में देखने को मिलेगा, स्टेज 4 में। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे चलो, यस और नो, बोलो यस और नो। तो अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। तो जो प्रेशर अल्सर है उसका असेसमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्केल बनाई हुई है, स्केल। तो अगर स्केल की बात करूं, अगर मोस्ट कॉमन जो स्केल काम में लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रेंडन
स्केल, ब्रेंडन स्केल। उसके अलावा भी कोई स्केल होती है क्या? तो हाँ, उसके अलावा भी स्केल है जिसको बोलते हैं नॉर्टन स्केल। ठीक है, नॉर्टन स्केल भी काम में आती है। उसके अलावा भी एक और है जिसको बोलते हैं वाटरलो, वाटरलो स्केल। तो इसके नाम याद रख लेना। नाम क्यों याद रखना जरूरी है? कई बार क्या करता है एग्जामिनर इजी क्वेश्चन देता है उसको ट्रिकी बना के। ट्रिकी कैसे? यहाँ पे हमारे पास 3 स्केल है, तो एग्जामिनर सिंपल सा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल आर यूज फॉर असेसमेंट ऑफ द प्रेशर सोर, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में 3 इनके नाम दे दिया, एक एक्स्ट्रा अलग नाम दे दिया, तो आपको नाम याद होने चाहिए। जो मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं वो होती है ब्रेंडन स्केल, और उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेंडन स्केल की मैं बात करूं, ब्रेंडन स्केल, अगर मैं ब्रेंडन स्केल की बात करूं तो उसमें बेसिकली होता क्या है, अगर उसके कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट, तो उसके टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 6 कंपोनेंट होते हैं, उनकी अलग अलग स्कोरिंग होती है। उसके बाद में टोटल स्कोरिंग में से कितनी स्कोरिंग आ रही है उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि पेशेंट को माइल्ड रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, या हाई रिस्क है, या वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, तो अब जो 6 कंपोनेंट है वो आप याद कैसे करोगे? तो उसका भी मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूं। एक इजी सा निमोनिक याद करना है, और निमोनिक क्या है? देखो, सम मैन ऑलवेज मेक नाइस फूड। तो कैसा लगा निमोनिक? सम मैन ऑलवेज मेक नाइस फूड, समझ रहे हो? तो यहां पे एस का क्या है? सेंसरी, एक कंपोनेंट हो गया सेंसरी। यहां पे एम से क्या है? मॉइस्चर, दूसरा कंपोनेंट हो गया मॉइस्चर। यहां पे ए का मतलब है एक्टिविटी, फिर एम का है मोबिलिटी, फिर अगर एन की बात करूं तो यहां पे है न्यूट्रिशन, और फिर एफ की बात करूं तो क्या है? फ्रिक्शन, क्या है? फ्रिक्शन। तो यहां तक समझ में आया? तो सम मैन ऑलवेज मेक नाइस फूड, तो सम एस मतलब सेंसरी, एम मतलब मॉइस्चर, ए मतलब एक्टिविटी, एम मतलब मोबिलिटी, एन मतलब न्यूट्रिशन, और एफ मतलब फ्रिक्शन। अब इनकी जो स्कोरिंग देते हैं तो स्कोरिंग बहुत इजी है, सबकी 4-4 है एक को छोड़कर। तो टोटल कितनी हो गई? 23। कितनी हो गई टोटल? 23। तो जो फ्रिक्शन होता है उसकी 3 स्कोरिंग होती है, बाकी जो ऊपर वाले जो 5 कंपोनेंट है उनकी 4-4 होती है। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 23। अब मैक्सिमम अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो यहाँ पे कितनी होगी? 23। और कंपोनेंट कितने हैं? 6। तो मिनिमम स्कोरिंग कितनी होती है यहाँ पे? वो होगी 6। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम स्कोर हम 1 करेंगे, और मैक्स टू मैक्स 4 करेंगे, और फ्रिक्शन में मैक्स टू मैक्स स्कोर 3 करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है ब्रेडन स्केल? आगे चलो, अब बात करते हैं रिजल्ट की। हमने ब्रेडन स्केल काम में ले लिया, असेस कर लिया, और हमारे पास स्कोरिंग आई, तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो जो स्कोरिंग अगर 19 to 23 आ रही है, ठीक है, 23 आ रही है, इसका मतलब नो रिस्क। क्या है? नो रिस्क। अगर स्कोरिंग है वो 15 से लेकर के 18 आ रही है, इसका मतलब माइल्ड रिस्क। क्या होगी? थोड़ी रिस्क है। फिर अगर मैं बात करूं स्कोरिंग है वो 13 से 14 है, तो मॉडरेट रिस्क। क्या होगी? मॉडरेट रिस्क। और फिर मैं बात करूं अगर 10 से 12 स्कोरिंग है तो हाई रिस्क। क्या होगी? हाई रिस्क। और अगर स्कोरिंग लेस देन 9 है तो क्या होगा? वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। ये हो गया हमारे कैटेगरीज में, हमने देख लिया कि स्कोरिंग करेंगे अगर 19 से लेकर 23 के बीच में आ रहा है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर 15 to 18 है तो माइल्ड रिस्क है, अगर 13 to 14 है तो मॉडरेट रिस्क है, 10 to 12 है तो हाई रिस्क है, और लेस देन 9 है तो इसका मतलब वेरी हाई रिस्क है। तो यहां तक क्लियर है? अब आगे चले। अब हमने देख लिया कि स्टेजेस क्या होती हैं, असेस कैसे करते हैं। अब बात करते हैं केयर की। इसकी बात करने वाले हैं केयर की। अगर किसी को प्रेशर अल्सर हो गया तो उसकी केयर कैसे करनी है? तो केयर के अंदर सिंपल है, सबसे पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन हमें करने हैं चेंज एवरी ओवर्सली। एवरी ओवर्सली हमें क्या करना है? चेंज करना है, मतलब एवरी 60 मिनट में, एवरी 60 मिनट में। पर सर बात तो हम तो हॉस्पिटल में 2 घंटे से करते हैं,
2 घंटे में जिस पेशेंट की पोजीशन चेंज करते हैं वो नॉर्मल पेशेंट के लिए होती है। यहाँ पे जो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो जिसको ऑलरेडी प्रेशर सोर हो गया है उसको हम एवरी ओवरली हम पोजीशन चेंज करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रेशर सोर है और अगर हमने 2-2 घंटे का टाइम लिया तो उसको रिस्क है कि वो प्रेशर सोर है वो ज़्यादा हो सकता है और सीवियर हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है? तो एवरी ओवरली क्या करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। उसके बाद में अगर मैं वुंड की क्लीनिंग की बात करूं, जो अल्सर हुआ है उसको क्लीनिंग के लिए हम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं बीटाडीन सॉल्यूशन। बीटाडीन सॉल्यूशन से करेंगे। और अगर वुंड में पस प्रेजेंट है तो हम क्या काम में लेंगे, तब हमें काम में लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ड्रेसिंग की, अगर मैं ड्रेसिंग की बात करूं तो जो ड्रेसिंग करने वाले हैं वो किससे करेंगे, वो करें हम जिंक ऑक्साइड से। और जिंक ऑक्साइड के साथ किसकी कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों कैसे होते हैं, क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है। तो इनकी हम ड्रेसिंग करेंगे। और अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वुंड हीलिंग थेरेपी काम में लेते हैं। वुंड हीलिंग थेरेपी। क्या? वुंड हीलिंग थेरेपी क्या होती है बेसिकली, इसमें सबसे पहले काम में लेते हैं वो लेते हैं हीट थेरेपी। हीट थेरेपी में बेसिकली क्या काम में लेते हैं, 100 वोट क्या बल्ब काम में लेंगे और 3 टाइम्स इन ए डे 3 टाइम काम में लेना है एक दिन में। उसके अलावा 10 मिनट, एक बार में 10 मिनट करना है, 10 मिनट इन 1 साइकिल, 3 साइकिल करने हैं। उसके अलावा बात करूं डिस्टेंस की, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो डिस्टेंस है वुंड का और बल्ब का वो हमें रखना है 45 से 60 सेंटीमीटर ताकि स्किन है वो जल ना जाए। अब हीट थेरेपी ऐसा क्या करती है, हीट थेरेपी बेसिकली क्या करती है, जो वुंड के अंदर जो सेल्स होती हैं उसको धीरे धीरे क्या करती है, रीजनरेट करने का काम करती है, फास्ट रिकवरी का काम करवाती है, इसलिए हम हीट थेरेपी काम में लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम काम में लेते हैं O2 थेरेपी। और O2 थेरेपी बेसिकली क्या काम करती है, ये करवाती है इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। उसके अलावा आजकल जो न्यू में जो करंट में चल रही है वो चल रही है इंसुलिन थेरेपी। क्या चल रही है, इंसुलिन थेरेपी। ठीक है। तो इंसुलिन थेरेपी बेसिकली किस काम में आती है, इंसुलिन थेरेपी का एक ही काम है, उसके अंदर क्या है, एक तो इंसुलिन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, दूसरा क्या करता है ये रीग्रोथ कराता है, जो सेल्स होती है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, रीजनरेट करता है सेल्स को। तो इसलिए हम इंसुलिन थेरेपी में स्प्रे काम में लेते हैं, जो स्प्रे होता है स्प्रे काम में लेते हैं, वुंड के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे करते हैं जिससे क्या है वुंड के अंदर जो सेल्स हैं वो फास्ट रीजनरेट करें। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बात की कि प्रेशर अल्सर क्या होता है, किस केस नाम जानता है, फिर उसके बाद में हमने बात की कोज क्या क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन कोज की बात की, फिर हमने देखा किस में ज्यादा होता है, फिर हमने स्टेजेस की बात की, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, फिर हमने असेसमेंट की बात की, फिर असेसमेंट में हमने ब्रेंडन स्केल देखा, ब्रेंडन स्केल में हमने बात की कि इसको कैसे याद रखते हैं, तो हमेशा याद रखना है सम मैन ऑलवेज मेक नाइस फूड। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रेंडन स्केल के कंपोनेंट बताओ तो उसको बोल के आ जाना सम मैन ऑलवेज मेक नाइस फूड। ठीक है। वो पूछेगा क्या तो उसको बोल देना इसका कन्वर्ट कर लो। तो सम का मतलब सेंसरी, मैन का मतलब मॉइस्चर, ऑलवेज का मतलब एक्टिविटी, मेक का मतलब मोबिलिटी, नाइस का मतलब न्यूट्रिशन और एप का मतलब फूड का मतलब फ्रिक्शन। तो ये बता देना। तो इससे आपको याद रखना है मैक्सिमम स्कोरिंग की बात की, मिनिमम स्कोरिंग, फिर हमने रिजल्ट देखा कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, और लास्ट टाइम यहीं से एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी कोई पेशेंट है उसकी ब्रेडन स्कोर की स्कोरिंग में इतना आ रहा है तो वो उसको कैसी रिस्क है, नो रिस्क है, माइल्ड रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है। लास्ट ईयर नॉट सेट में यहीं से क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद हमने केयर की बात की, पोजीशन कैसे करते हैं, क्लीनिंग किससे करते हैं, फिर ड्रेसिंग की बात की हमने, फिर वुंड हीलिंग थेरेपी में हमने हीट थेरेपी की बात की, O2 थेरेपी काम में लेते हैं और इंसुलिन थेरेपी काम में लेते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करें बात करेंगे। ठीक है। और जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी शायरी कुछ इस तरह है कि लोग वही करते हैं जो मना करते हैं, लोग वही करते हैं जो मना करते हैं, लोग कहा करते हैं जो कहा करते हैं, दिलाते हैं भरोसा ताउम्र साथ निभाने का, दिलाते हैं भरोसा ताउम्र साथ निभाने का, वफा
वफा दिखाकर दगा करते हैं लोग। तो आज के लिए इतना ही, आगे का अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।